हेलो एवरीवन, मैं तूफानी लाल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश पितामह में। और साथ ही आज मैं आपका स्वागत करता हूं टेंस की आगे की दुनिया में भी। राइट, तो हम लोग अब पढ़ने वाले हैं टेंस की आगे की दुनिया। टेंस हमने पढ़ा, टेंस में क्या क्या होता है ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, समझ चुके भी हैं। अब हम लोग टेंस की आगे की ओर चलते हैं। टेंस की आगे की दुनिया जो है वो टेंस से लगभग 15 गुना बड़ी दुनिया है। राइट, तो हम लोग उसको जरूर पढ़ेंगे। और जब टेंस की दुनिया में हम लोग इंटर करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये तो बहुत ही अनोखी दुनिया है, बहुत ही उपयोगी दुनिया है और बहुत ही काम की दुनिया है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप टेंस की दुनिया में कदम रखेंगे। स्टेप 1 जो हमारा होगा वो होगा LBS 1। राइट, ये LBS 1 जो मैं बोल रहा हूं, LBS 1। राइट, ये LBS 1 जो है इसका फुल फॉर्म, पहले LBS का फुल फॉर्म हम लोग देख लेते हैं। पहले बता चुका हूं लेकिन फिर भी, L फॉर लैंग्वेज, B for building और S for structure। ये तीनों मिल करके बन जाता है LBS। राइट, तो अभी LBS 1 मैंने लिखा है, इसके बाद हम लोग LBS 2 पढ़ेंगे, फिर LBS 3। राइट, और इस तरह से करते करते हम लोग LBS 193 तक पहुंच जाएंगे। राइट, ये 193 LBS। मजे की बात यह है कि हम लोग एक LBS 3 तरह से पढ़ेंगे। कितने तरह से? 3 तरह से पढ़ेंगे। और ये तीनों ही वे जो है, पैटर्न जो है बहुत ही उपयोगी है। वो तीनों वे क्या क्या होगा हमारा? वो तीनों वे होगा एक्टिव, पैसिव और कॉस्टिव। लेकिन मैं फिर से दोहराता हूं, अभी जो मेरी वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो को आप एकदम डेफिनेटली निश्चित ही एक इंग्लिश क्लास की तरह ले आप लोग, और अपने पास में एक नोटबुक, एक कॉपी जरूर रखें। और उस नोटबुक और कॉपी में इस LBS को कैसे पेन डाउन करना है, कैसे लिखना है, ये मैं आपको अच्छी तरह से एक नोटबुक अपने हाथ में लेकर के समझाऊंगा। राइट, तो हम लोग LBS शुरू करते हैं। LBS 1 हम लोग पढ़ते हैं। LBS 1 क्या है? ये टेंस की आगे की दुनिया की स्ट्रक्चर है जो कि 193 है। तो आइए हम लोग चलते हैं। आप सबका स्वागत है LBS की दुनिया में, यानी कि टेंस की आगे की दुनिया में। LBS 1 हम लोग देखते हैं। LBS 1 हम यहां लिखेंगे L.B.S डैश देंगे 01 LBS 1। राइट, अभी हम लोग LBS 1 जो पढ़ रहे हैं, LBS 1 का हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया है कि 3 वे है, 3 पैटर्न है। तो हम लोग पहला पैटर्न पढ़ेंगे LBS 1, और पहला पैटर्न इसका क्या होगा? वो होगा एक्टिव। बिल्कुल वही जो हम लोग टेंस में जैसे पढ़े हैं वैसे ही LBS 1 का ये एक्टिव हम लोग पढ़ेंगे। LBS 1 एक्टिव। अब LBS 1 एक्टिव ये होता क्या है? राइट, तो LBS 1 एक्टिव क्या होता है? बिल्कुल ये स्ट्रक्चर ही है, जैसे टेंस का स्ट्रक्चर था वैसे ही इसका स्ट्रक्चर है। लेकिन इसमें हम लोग पहले समझ लेते हैं इसको अच्छी तरह से कि कैसे ये उपयोगी है, कैसे ये काम का आता है। उसके बाद फिर हम लोग विस्तार से इसको समझेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। तो LBS 1 एक्टिव मैंने जैसे लिखा, इसके साथ मैं लिखूंगा यहां पे हैज ऑब्लिक हैव। ऑब्लिक का मतलब क्या होता है? और। ऑब्लिक का मतलब और, यानी यानी हैज या हैव दोनों में से कोई एक का यूज करना होगा हम लोगों को। तो हैज और हैव प्लस हैड प्लस 2। आप लोगों को बस इतना ही से मतलब रखना, हैज और हैव प्लस हैड प्लस 2। हैज, हैव, हैड, 2। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है ना पढ़ता है, नी पढ़ती है और ने पढ़ते हैं। हैज या हैव प्लस हैड प्लस 2, ना पढ़ता है, नी पढ़ती है, ने पढ़ते हैं। अगर हम यहां पे लिखते हैं, अलग अलग इंक कर लेते हैं ताकि समझने में और आसानी हो। अगर हम यहां लिखेंगे हैज हैड 2, हैज हैड 2, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया ना पढ़ता है, या नी पढ़ती है, या ने पढ़ते हैं, जैसा होगा। अब हैज हैड 2 यहां लिखेंगे सिंग, हैज हैड टू सिंग। राइट, हैज हैड टू सिंग, इसका मतलब क्या हो गया? ना पढ़ता है, ना पढ़ता है, और सिंग का मतलब गा, तो क्या हो गया? गाना पड़ता है। हैज हैड टू मतलब क्या हो गया? गाना पड़ता है। राइट, हैज हैड टू सिंग, गाना पड़ता है। अब हम यहां पे किसी का नाम दे देंगे, क्या लिखेंगे? रवि। रवि हैज हैड टू सिंग, यानी क्या हो गया? रवि को
गाना पड़ता है। एक सेंटेंस और लिखते हैं, सुनील हैज हैड टू स्टडी। सुनील हैज हैड टू स्टडी, इसका क्या मतलब हो जाएगा? सुनील को पढ़ाई करनी पड़ती है। हैज हैव हैड टू, इसको एकदम माइंड में सेट कर लेंगे। LBS 1 हमारा क्या है? हैज हैव हैड टू। LBS 1 हैज हैव हैड टू, जिसका मतलब क्या होता है? ना पढ़ता है, नहीं पढ़ती है, नहीं पढ़ते हैं। अब ये ना पढ़ता है, नहीं पढ़ती है, नहीं पढ़ते हैं, उम्मीद है इस एग्जांपल से आप लोग समझ गए होंगे। और थोड़ा सा मैं और भी विस्तार से समझाना चाहूंगा कि ना पढ़ता है, नहीं पढ़ती है, नहीं पढ़ते हैं, एक्चुअली होता क्या है, राइट? तो हम उसको समझते हैं। ये एग्जांपल्स से भी आप लोग 50% से ज्यादा समझ चुके होंगे इसका मतलब क्या होता है। लेकिन ये ना पढ़ता है बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम लोग टेंस पढ़ते थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने पढ़ा, कंटीन्यूअस पढ़ा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर लेते हैं, तो उसमें हम क्या पढ़े? जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, राइट? यही हम लोग पढ़े हैं। उसी तरह से जिस वाक्य के अंत में ना पढ़ता है, नहीं पढ़ती है, नहीं पढ़ते हैं लगा रहेगा, वो LBS 1 कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो LBS 1। और जिसका स्ट्रक्चर होगा हैज और हैव प्लस हैड प्लस टू, ये स्ट्रक्चर होगा उसका। अब हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, बच्चे तो रहे नहीं। तो ये जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, मैं पहले भी टेंस जब पढ़ा रहा था इंडेफिनिट टेंस, तो उसमें बता चुका था कि ये जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है जो होगा वो सही नहीं है, वो गलत है। क्योंकि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते को पकड़ते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस से बाहर चला जाता है वो। उसका एग्जांपल, जैसे अगर हम बोलते हैं कि उसका नाम स्वाति है, ती है उसमें भी आ गया, क्या लिखेंगे हम लोग? यहां पर लिखेंगे अगर कि उसका नाम स्वाति है, तो ती है इसमें आ गया। लेकिन उसका नाम स्वाति जो लिखे हम लोग, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है। लेकिन ती है तो इसमें आ गया अंत में, राइट? तो इसलिए जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, इससे अंत वाला आप छोड़ दीजिए, वो पैटर्न माइंड से निकाल देना है। लेकिन चूंकि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, काफी दिनों से पढ़ते आ रहे हैं कि जिस वाक्य के अंत में ये अंत में ता है, ती है, ते है होता है, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट कहा जाता है, तो वो गलत होगा। गलत कैसे होता है अभी मैं आपको समझाता हूं अच्छी तरह से। और मैं आपको बता दूं, ये जो पैटर्न मैं बता रहा हूं जिस वाक्य अंत में ता है, ती है, ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है, जो हिंदी मीडियम में अपनी पढ़ाई कर चुके हैं। और बाकी जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई किए हैं और बढ़िया स्कूल में पढ़ाई किए, अब इंग्लिश मीडियम के भी जो स्कूल्स होते हैं, जो नॉन ब्रांडेड स्कूल होते हैं, छोटे मोटे स्कूल्स होते हैं, उसमें भी इस तरह से ही टेंस पढ़ाया जाता है। लेकिन जो बड़े स्कूल होते हैं, ब्रांडेड स्कूल होते हैं, जैसे GD गोयनका, DAV, DPS, रेडियंट, इस तरह के स्कूल्स में क्या होता है, ये सब चीज नहीं पढ़ाया जाता है। लेकिन यह है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी है और ये हम जब तक अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे तो क्लियर मीनिंग हमारा नहीं हो पाता है, क्लियरली हम उस चीज को नहीं समझ पाते हैं। वजह यही है कि जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करने जाते हैं और सेंटेंस पहला ही जो फेज होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का इंग्लिश का, जो फर्स्ट पेज होता है वो होता है रीडिंग सेक्शन, जिसको कॉम्प्रिहेंशन भी कहा जाता है। तो उसमें जब सेंटेंस आता है हम लोग के पास यूनिक नया, तो हम लोग एग्जैक्ट मीनिंग उसका नहीं समझ पाते हैं और फिर उसका रिप्लाई हम लोग उसका आंसर नहीं कर पाते हैं अच्छी तरह से, राइट? तो अभी हम लोग समझते हैं कि अगर ये जिस वाक्य के अंत में ना पढ़ता है, नहीं पढ़ती है, नहीं पढ़ती है, ये गलत है, तो एक्चुअल इसका क्या होगा, राइट? तो हम लोग इसका एक्चुअल देख लेते हैं और एकदम बने रहिए वीडियो के साथ। अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश में मास्टरी लेना चाहते हैं, मास्टर बनना चाहते हैं, तो एकदम वीडियो को स्किप ना करेंगे और चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करेंगे आप मेरे लिए नहीं, सब्सक्राइब करेंगे आप अपने लिए। मैं फिर से कहता हूं, मुझे आपकी सब्सक्रिप्शन की कोई जरूरत नहीं है। आप सब्सक्राइब करेंगे, आप इंग्लिश में मास्टर बनेंगे, बाकी आपकी मर्जी। अब मैं आपको समझाता हूं कि ये अंत, जिस वाक्य के अंत में ना पढ़ता है, नहीं पढ़ती है, ना होकर के होगा क्या एक्चुअली, राइट? ये जो ना पढ़ता आप देख रहे हैं, नहीं पढ़ती है, एक्चुअली ये होगा क्या? ये होगा क्रिया प्लस ना पढ़ता है या नी पढ़ती है या ने पढ़ते हैं। मैंने अपने चैनल में जो टेंस की वीडियो बनाई है, उस टेंस की वीडियो में आप यही देखेंगे, जिस वाक्य के अंत में का यूज मैंने नहीं किया है, मैंने बिल्कुल यही यूज किया है, क्रिया प्लस ता है, ती है, ती है, यहां पर हमारा ना पढ़ता है
ये LBS 1 है। LBS 1 क्या है? ये टेंस की आगे की दुनिया। LBS 1 का हम लोग अभी एक्टिव पढ़ रहे हैं, और इसका दो और होगा, पैसिव और कॉस्टिव, वो भी हम लोग इसी वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो लंबी जरूर होगी लेकिन काफी उपयोगी होगी। मतलब एक वीडियो में आप इतना कुछ सीखेंगे जो कभी आपने सीखा नहीं होगा। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये क्रिया प्लस ना पढ़ता है, नहीं पढ़ती, नहीं पढ़ते कैसे होता है? तो एक क्रिया हम लोग लिखते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं बोल। बोल क्या है? क्रिया है। और इसमें हम लिखेंगे जब ना पढ़ता है तो क्या बन गया? ये बोलना पड़ता है, राइट। यहां लिखेंगे हम कमा प्लस ना पड़ता है, क्या बन गया? ये कमाना पड़ता है, राइट। तो ये उम्मीद है समझ में आ रही होगी अच्छी तरह से कि ये ना पढ़ता है, नी पढ़ती है, ने पढ़ते हैं, ये सब क्रिया के साथ लगे रहते हैं, न कि सेंटेंस के अंत में, क्योंकि ये सेंटेंस के अंत वाला कंफ्यूजन हो जाता है बाद में। तो अब सेंटेंस के अंत में ना क्रिया को लेकर के चलेंगे, और क्रिया को मैंने बहुत अच्छी तरह से, एक वर्ब का मेरा वीडियो है, उस वर्ब की वीडियो में जब जाएंगे, उस वर्ब का वीडियो का जो टाइटल है वो है वर्ब @English पितामा। आप सर्च करेंगे तो वर्ब का वीडियो आ जाएगा, उसमें क्रिया पे मैंने काफी फोकस करके सब कुछ बताया है क्रिया के बारे में। तो ये क्रिया प्लस ना पढ़ता नहीं पढ़ती है, समझ में आ गई होगी। तो ये हैज हैव हैड टू का मतलब क्या हो गया? क्रिया प्लस ना पढ़ता है, नहीं पढ़ती है, नहीं पढ़ते हैं, राइट। तो यहां पर जैसे बोल क्रिया था, बोल प्लस ना पढ़ता है, कमा प्लस ना पढ़ता है, उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसका मेन पैटर्न क्या होगा। मेन पैटर्न के लिए आप लोग अपने पास में कॉपी और कलम जरूर रख ले। अब मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हम लोग इसका आगे की ओर बढ़ेंगे। ओके, इस तरह का एक नोटबुक अपने पास रख ले आप, राइट। और इस नोटबुक में जो पेज होते हैं, ये पेज आप देख रहे हैं, एक तो पहला तो इंडेक्स का पेज हो गया। इंडेक्स के पेज को आगे बढ़ते हैं, यहां से 1 2 और ये 3 पेज को, यानी 3 पन्ने को आप लोग एक LBS के लिए, यानी LBS 1 के लिए आपको ये 3 पन्ने लगेंगे। पहला पन्ना, दूसरा पन्ना और तीसरा पन्ना, राइट। अब ये 3 पन्ने में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? तो पहला पन्ना में हम लोग LBS 1 का एक्टिव पढ़ेंगे, जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं। दूसरे पन्ने में हम लोग क्या पढ़ेंगे? LBS का पैसिव पढ़ेंगे, और तीसरे पन्ने में LBS का कॉस्टिव पढ़ेंगे। ये 3 चीज जो है, बस यही 3 चीज जो हमारी लैंग्वेज को बनाती है। हम लोग जो कुछ भी बोलते हैं इन 3 चीजों का ही सहारा लेकर के बोलते हैं, इन तीनों का ही उपयोग करके बोलते हैं, या लिखते भी हैं तो इन 3 चीजों को ही लिखते हैं। और कहीं पढ़ने के लिए मिलता है तो ये 3 चीज ही मिलता है, एक्टिव, पैसिव और कॉस्टिव से बना हुआ स्ट्रक्चर सेंटेंसेस हमें मिलता है पढ़ने के लिए। और हमें बोलने के लिए भी इसी की जरूरत होती है, लिखने के लिए भी इसी की जरूरत होती है। तो 3 पेज ऐसे निकाल ले। अब इस पेज को आप देखें, इस पेज में इस पार्ट को हेडिंग कहा जाता है, राइट। इस हेडिंग में क्या करना है? ये LBS 1, उसका स्ट्रक्चर और उसका हिंदी पहचान, ये तीनों चीज आपको इस हेडिंग में ही लिख लेना है। ये जो हेडिंग देख रहे हैं इसको हेडिंग कहा जाता है, इस पार्ट को हेडिंग, राइट। यहां ऊपर, सबसे ऊपर में, तो ऊपर में ही हम लोग यहां पर सबसे पहले टॉप में लिखेंगे LBS 1 और एक्टिव, उसके बीच सेंटर में लिखेंगे, रेड पेन से लिखेंगे, जैसे मैंने रेड से लिखा है, रेड पेन से इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे। ये मेन स्ट्रक्चर है, हैज हैव हैड टू, इसी को याद करना होगा। और उसके बाद ये 3rd पॉइंट है, इसके नीचे लिखेंगे, क्लियर है। तो इसमें ही हम लोग लिखेंगे। और इसका मेन फॉर्मेट कैसे हम लोग आपको अपनी कॉपी में उतारेंगे, ये स्क्रीन पे, मेरे बगल में जो स्क्रीन है इस पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि कैसे आपको एक फॉर्मेट बनाना है LBS 1 का एक्टिव का, LBS 1 का पैसिव का, LBS 1 का कॉस्टिव का। और सिर्फ LBS 1 का ही नहीं, जितने भी LBS हम लोग आगे पढ़ेंगे, यानी 193 LBS हम लोग को पढ़ना है, सबका बिल्कुल ऐसे ही। और जब ऐसी कॉपी में अपने हैंडराइटिंग से जब आप पूरा का पूरा LBS टेंस के आगे की दुनिया को आप अपनी कॉपी में जब उतार लेंगे, चाहे वो 2 कॉपी लगे, 3 कॉपी लगे, 4 कॉपी लगे, तो इसका मतलब क्या होगा पता है? इसका मतलब यह होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज का एक परफेक्ट बुक, जो कि आपके अपने हैंडराइटिंग में लिखा हुआ, आपके पास मौजूद होगा, राइट। फिर क्या होगा? फिर इंग्लिश की दुनिया आपके कदमों के तले होगी। क्लियर है? ये उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे? इसके आगे हम लोग जितने भी LBS है उसमें
चार चार स्ट्रक्चर होंगे। पहला स्ट्रक्चर जो होगा वो होगा अफर्मेटिव, दूसरा स्ट्रक्चर जो होगा वो होगा IW इंट्रोगेटिव, और तीसरा स्ट्रक्चर जो होगा वो होगा यस नो इंट्रोगेटिव। राइट, और चौथा स्ट्रक्चर जो होगा वो होगा निगेटिव, यानी कि नॉट वाला। चौथा निगेटिव यानी नॉट वाला। अफर्मेटिव से हम लोग किसी बात को कहते हैं, IW इंट्रोगेटिव से किसी बात का सवाल पूछते हैं, हम लोग विस्तृत सवाल पूछते हैं जिसका आंसर हमें बहुत विस्तृत रूप से बताया जाए। जैसे तुम क्यों वहां गए थे, तो मैं वहां उससे मिलने गया था। राइट, तुम कब आओगे, मैं शाम में 4 बजे तक आ जाऊंगा। इस तरह का सवाल हम लोग जो करते हैं उसको इंट्रोगेटिव वर्ड्स इंट्रोगेटिव कहा जाता है। IW मतलब I फॉर इंट्रोगेटिव, W फॉर वर्ड्स, इंट्रोगेटिव वर्ड्स इंट्रोगेटिव, और उसके बाद यस नो इंट्रोगेटिव। मतलब कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसका जवाब हम सिर्फ हाँ या ना में देते हैं। वैसे तो सभी को, ऑलमोस्ट जितने लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे 80% लोगों को यस नो क्वेश्चन ये सब पता ही होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता होगा उनके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है कि उन्हें भी आज समझ में आ जाएगी यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन मतलब जिसका जवाब हम लोग सिर्फ हाँ या ना बोलकर दे सके। जैसे क्या तुमने खाना खा लिया, तो आपको क्या बोलना होगा, हाँ या ना। खाना खा लिया होगा तो बोलेंगे हाँ, खाना नहीं खाया होगा तो बोलेंगे ना। क्लियर है ये? तो हाँ ना वाले जवाब को हम लोग, और यस इंट्रोगेटिव, यस नो इंट्रोगेटिव जो होता है यानी हाँ ना वाला जो प्रश्न होता है वो ज्यादातर क्या से शुरू होता है। क्या तुम वहां गए थे, क्या तुम उससे मिले, क्या तुमने अपना काम कर लिया, क्या वे लोग पहुंच गए, क्या हम लोग अभी भी आगे जाएंगे, इस तरह का सवाल हम लोग करते हैं। क्लियर है ये? यस नो इंट्रोगेटिव। और निगेटिव मतलब नहीं बोलते, मुझे वहां नहीं जाना है, मुझे ये काम नहीं करना है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तुमसे बात नहीं करता हूं, मैं ये नहीं करता हूं, वे लोग अब नहीं आएंगे, वे लोग यहां नहीं रहेंगे, नहीं करके हम लोग निगेटिव बोलते हैं। तो ये 4 स्ट्रक्चर्स हम लोग पढ़ेंगे इसके नीचे। LB ये हेडिंग पार्ट हो गया। ये जो पार्ट है आप देख रहे हैं, ये कॉपी के हेडिंग में लिखेंगे। कहां लिखेंगे? हेडिंग में। ये अपनी कॉपी के हेडिंग में जैसे मैंने वीडियो में बताया वैसे लिखेंगे, और उसके बाद नीचे उतरेंगे तो पहला स्ट्रक्चर हम लोग अफर्मेटिव, इसके कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे। फिर दूसरा स्ट्रक्चर IW इंट्रोगेटिव, इसके भी कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे। और तीसरा यस नो इंट्रोगेटिव, इसके भी कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे। और चौथा निगेटिव, इसके भी कुछ सेंटेंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। राइट, और सबसे मजे की बात ये होगी, मैं जो कि वीडियो के लास्ट में बताऊंगा वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिटेड होगा। और पैटर्न कुछ ऐसा लेकर चला हूं आप लोगों के लिए कि आपको बिना याद किए हुए भी जितने भी वर्ड मीनिंग्स हैं, यूजफुल या फिर अनकॉमन वर्ड मीनिंग्स भी, न्यू यूनिक वर्ड मीनिंग्स, वो भी आपको याद हो जाएगा बिना याद किए हुए। क्यों? क्योंकि उन वर्ड मीनिंग्स का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अपने सेंटेंस के साथ, नए नए LBS के स्ट्रक्चर के साथ। तो आपको बहुत मजा भी आने वाला है। और मजा क्यों आएगा? क्योंकि आप नई नई चीजें सीखेंगे तो मजा आएगा ही आएगा। तो आप लोग अपने आप को एकदम तैयार कर लीजिए। लेकिन बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है, तो मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा अगर आप सब टाइम देते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब आप कोई इंग्लिश का क्लास ज्वाइन करते हैं तो एक टाइम फिक्स होता है, उस टाइम में आपको जाना ही पड़ता है वहां। राइट, लेकिन ये वीडियो के माध्यम से जब आप पढ़ेंगे तो ये आप पे डिपेंड करता है कि जब आपको टाइम मिलता है तभी आप पढ़ें, लेकिन पढ़े जरूर। क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं है, एक पूरा लाइफ स्टाइल का एक पैटर्न है। आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव आएगा जब आप इंग्लिश आपकी अच्छी हो जाएगी। तो बहरहाल ये सब बातें अब हम लोग आगे भी करते रहेंगे आगे की वीडियो में। अब हम शुरू करते हैं क्लास को। तो ये LBS 1 एक्टिव, LBS 1 का पैसिव हम लोग दूसरा पेज में लिखेंगे, LBS 1 का कॉस्टिव, यानी एक LBS पढ़ने के लिए हमें 3 पेज की आवश्यकता होगी। आप लोग रेडी है, कॉपी कलम जरूर रख लीजिए, तभी बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी। क्योंकि इसमें मैं बताऊंगा और मैं आपसे पूछूंगा भी। राइट है ये? तो अब हम लोग फ्रेश इस बोर्ड को फ्रेश कर लेते हैं और फ्रेश कर करके हम लोग शुरू करते हैं। राइट, हम लोग पढ़ते हैं अब LBS 1 को विस्तार से पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? सबसे पहला यानी कि अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लिखना होगा। क्या होगा इसका स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट, उसके बाद हैज और हैव प्लस हैड प्लस टू प्लस वर्ब, V फॉर वर्ब। राइट, वर्ब यहां लिख देते हैं, आगे से हम लोग समझ जाएंगे। वर्ब 2 के बाद हमेशा वर्ब 1 आता है, हम वहां 1 लिख देते हैं। वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट OBJ, ऑब्जेक्ट प्लस O फॉर अदर, W फॉर वर्ड्स, अदर वर्ड्स। इसे आप लोग हेडिंग के नीचे पहला लाइन में लिखेंगे।
सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस हैड प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, राइट। इसका एक सेंटेंस देखते हैं हम लोग, इस सेंटेंस को देखते हैं हम लोग, क्या है, ऋषभ हैज हैड टू डू अ जॉब। ऋषभ हैज हैड टू डू अ जॉब, इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? ऋषभ हैज हैड टू डू अ जॉब, हैज हैड टू मीन्स ना पड़ता है, डू मीन्स करना यानी करना पड़ता है, अ जॉब मीन्स नौकरी, नौकरी करना पड़ता है। किसको करना पड़ता है? ऋषभ को। तो क्या हो जाएगा इसका, ऋषभ को नौकरी करना पड़ता है। ऋषभ को नौकरी करना पड़ता है, राइट। ऋषभ हैज हैड टू डू अ जॉब, ऋषभ को नौकरी करना पड़ता है। अब मैं एक हिंदी सेंटेंस लिखूंगा और उसका इंग्लिश करेंगे हम लोग। हमारा हिंदी सेंटेंस क्या है? सुहानी को स्टेज शो करने पड़ते हैं, राइट। तो सब्जेक्ट क्या है? सुहानी, पहले सुहानी, फिर क्या होगा? हैज हैड टू, तो लिखेंगे ही, सुहानी हैज हैड टू डू, डू मीन्स करना, राइट, डू अ स्टेज शोज। सुहानी हैज हैड टू डू अ स्टेज शोज, राइट। अभी यहां पे हैज या हैव, ये बहुत लोगों को तो पता ही होगा कि हैज कहां होता है, हैव कहां होता है, लेकिन जिन्हें नहीं पता होता होगा उनके लिए मैं यहां साइड में लिखता हूं। ये हैज का यूज हम लोग करते हैं ही, शी, इट एंड एनी सिंगुलर नेम। जब हमारा सब्जेक्ट जो होगा वो ही होगा या शी होगा, इट होगा या कोई सिंगुलर नाम, सिंगुलर मतलब क्या होता है? वन। सिंगुलर का मतलब क्या होता है? वन। कोई एक नाम होगा तो हम लोग हैज का यूज करेंगे, राइट। और हैव का यूज हम लोग कहां करते हैं? हैव का यूज हम लोग करते हैं आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ एंड मोर देन वन नेम, राइट। तो ये मोर देन वन नेम का मतलब क्या हुआ? एक ज्यादा नाम, जैसे राहुल एंड गुड्डू, सुमित एंड पप्पू। इस तरह का एक से ज्यादा नाम, अगर दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया, जितना एक से ज्यादा होना चाहिए तो हम लोग वहां पे हैव का यूज करेंगे। हैव का यूज कहां करते हैं? आई, वी, यू, दे एंड मोर देन वन नेम के साथ हैव का यूज करते हैं हम लोग। और हैज का कहा? ही, शी, इट एंड एनी सिंगुलर नेम के साथ हम लोग हैज का यूज करते हैं। ये बहुत अच्छा था, समझ में आ रही होगी। तो इससे समझ जाए तो हैज और हैव कहां यूज होता है समझ में आ गई है। और हम लोग जो LBS 1 का पहला स्ट्रक्चर था जो अफर्मेटिव था, हम लोग इसका 2 सेंटेंस प्रैक्टिस कर चुके हैं। अगर ये अच्छी तरह से आपको समझ में आ गई होगी तो इस तरह का खुद से सेंटेंस को कंपोज कर करके उसे हिंदी और इंग्लिश दोनों बनाए। अगर इंग्लिश सेंटेंस पहले लिखते हैं तो उसका हिंदी ट्रांसलेट करें, हिंदी सेंटेंस पहले लिखते हैं तो इंग्लिश ट्रांसलेट करें। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग इंग्लिश सेंटेंस भी कंपोज करें। बहुत आसान हो, कैसे हम लोग कंपोज करेंगे वो उस कंपोज करने का तरीका मैं आपको बताता हूं। कंपोज कैसे करेंगे, कंपोज करने का तरीका कैसे होगा, तो ऐसे करेंगे। हम लोग लिखेंगे हैज, हैव में पहले हैज को उठाते हैं, हैज, उसके बाद हैड टू है तो हैड टू, हैज हैड टू, राइट। उसके बाद फिर लिखेंगे क्या? हैव, हैड टू, फिर लिखेंगे हैज, हैड टू, फिर लिखेंगे हैव, हैड टू। अब इसके बाद हम एक एक वर्ड ऐड करते जाएंगे सब में, कोई भी, हैज हैड टू गो, राइट, हैव हैड टू प्ले, हैज हैड टू रन, हैज हैड टू सिंग, राइट। अब हम लोग इसका हैज हैड टू गो, अब इस मन में इसका हिंदी सोचेंगे। हैज हैड टू गो क्या हो गया? हैज हैड टू मीन्स ना पड़ता है, गो मीन्स जाना, यानी जाना पड़ता है, राइट। हैव हैड टू गो, हैव हैड टू प्ले, खेलना पड़ता है, हैज हैड टू रन, दौड़ना पड़ता है, हैव हैड टू सिंग, गाना पड़ता है, राइट। तो ये हम लोग बहुत सिंपल सा छोटा सा है, माइंड में तुरंत फिट हो जाएगा।
अब इसके बाद हम लोग कोई एक सब्जेक्ट डालेंगे। हैज है तो कोई नाम होगा या ही शी इट होगा, तो हम लिखते हैं यहाँ एक नाम देते हैं, इसके साथ क्या लिखते हैं, गीता। गीता हैज हैड टू गो। हैव है तो आई वी यू दे या कोई पुलर नेम होगा तो यहाँ लिख देते हैं दे। हम लोग दे का मतलब वे लोग होता है, राइट। ये हैज है, फिर यहाँ तो कोई नाम देते हैं, लिख देते हैं रवि। रवि हैज हैड टू रन। हैव है तो यहाँ वी लिख देते हैं वी हैव हैड टू सिंग। अब इस सब का मीनिंग लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, सामने जो डैश दिए है यहाँ पे, गीता हैज हैड टू गो, इसका मतलब क्या हो जाएगा, गीता को जाना पड़ता है। दे हैव हैड टू प्ले, दे का मतलब वे लोग, तो यहाँ उन लोगों को भी बोलेंगे हम लोग, वे लोग को, उन लोगों को खेलना पड़ता है। हम लोग एकदम छोटा छोटा सेंटेंस से शुरुआत करेंगे, फिर बाद में धीरे धीरे सेंटेंस को बड़ा कैसे होगा ये बताते जाएंगे। रवि हैज हैड टू रन, रवि को दौड़ना पड़ता है। वी हैव हैड टू सिंग, हम लोगों को गाना पड़ता है। ये क्लियर है। गीता हैज हैड टू गो, गीता को जाना पड़ता है। दे हैव हैड टू प्ले, उन लोगों को खेलना पड़ता है। रवि हैज हैड टू रन, रवि को दौड़ना पड़ता है। वी हैव हैड टू सिंग, हम लोगों को गाना पड़ता है। अब ये हैज हैव हैड टू, कई लोग ऐसे होंगे जिनकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी होगी, इंग्लिश मीडियम में पढ़े होंगे, लेकिन ये इस तरह का सेंटेंस जिसमें हम लोग ये ना पड़ता है करके बोलते हैं, इसका एग्जैक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं पता होगा, उनके लिए तो ये बिल्कुल एक वरदान की तरह होगा कि आज वे लोग सीख गए और अब इसका इम्प्लीमेंट वे लोग काफ़ी अच्छी तरह से खुद से अब करना शुरू कर देंगे कि वाह हम सीख गए यार, पहले हम लोग कैसे किसी तरह से करके काम चलाते थे, लेकिन अब मुझे अगर बोलना पड़ेगा कि हम लोगों को मजबूरी में उसके साथ रहना पड़ता है, हम आसानी से बोल देंगे वी हैव हैड टू लिव विद देम इन ऑब्लिगेशन, एकदम क्लियर माइंड में फिट हो जाएगा। तो ये बहुत सारा हम लोग बातें इस तरह से करके बोलते हैं, अरे क्या बताए यार, घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। कोई कहती है कि मुझे घर के सारे लोगों के कपड़े मुझे अकेले धोने पड़ते हैं। कोई किसी के बारे में बताता है कि ओह बेचारा राहुल को सब्जी लाना पड़ता है, दूध लाना पड़ता है, उसके बाद बेचारा को रात भर जग के पढ़ना भी पड़ता है। कोई किसी के बारे में कुछ भी बताता है कि उसको अपनी पढ़ाई पूरा करने के लिए नौकरी करना पड़ता है। इस तरह का संदेश हम लोग काफ़ी बोलते हैं, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, यहाँ जाना पड़ता है, वहाँ आना पड़ता है, मिलना पड़ता है, सुनना पड़ता है, डांट खाना पड़ता है, राइट। तो हम लोग काफ़ी बोलते हैं। तो आज जो ये संदेश हम लोग जो बोलना चाह रहे हैं या लिखना चाह रहे हैं या कहीं लिखा हुआ मिल गया तो झट से अब समझ जाएंगे हम लोग। ये हैज या हैव प्लस हैड प्लस टू, काफ़ी कंफ्यूजन कहीं कहीं होता होगा। काफ़ी लोग सोचते होंगे यार हैव और हैड दोनों एक साथ कैसे, ये भी एक कंफ्यूजन वाली बात होती है कि हैव हैड एक साथ तो समझ ही नहीं पाते। कहीं लिखा हुआ मिल जाता है एक सेंटेंस अगर लिखा हुआ मिल जाता है जिसमें हैज हैड या हैव हैड लगा हुआ हो तो फिर समझ नहीं पाते थे कि यार इसका मीनिंग क्या होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब सारी प्रॉब्लम आपकी दूर हो गई है। अब हम लोग ये फर्स्ट स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, अब इसका सेकंड देखते हैं। हम लोग इसका सेकंड वाला स्ट्रक्चर देखते हैं जो कि IW इंट्रोगेटिव होगा। इसका क्या होगा, I फॉर इंट्रोगेटिव, W फॉर वर्ड्स। ये इंट्रोगेटिव वर्ड्स पे मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है, इंट्रोगेटिव वर्ड्स @इंग्लिश पितामा, उसे आप लोग जरूर देखें। छोटी सी वीडियो है ताकि इंट्रोगेटिव वर्ड्स काफ़ी अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए, उससे आपकी जान पहचान अच्छी तरह से हो जाए। तो IW प्लस डू और डज प्लस सब्जेक्ट, हैव प्लस हैड प्लस टू प्लस वर्ब, टू के बाद हमेशा वर्ब वन आता है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस इंट्रोगेशन। थोड़ा सा लंबा हो गया स्ट्रक्चर ये, लेकिन इतना जरूरी है। IW प्लस डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस हैड प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ज़्यादा शॉर्टकट होगा। IW प्लस डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव हैड टू प्लस वर्ब वन
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस इंट्रोगेशन। सेकेंड वाला ही लिखे, चूंकि ये हैव हैड टू एक साथ ही अब आने वाला है। क्लियर है? यहाँ पर हैज खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पर हैज के लिए क्या आ गया, डज आ गया। तो हम लोग डू और डज लगाएंगे। डू और डज क्या होगा, जहां जहां हम लोग जिसके साथ हैज का यूज करते थे वहां पे डज होगा, जिसके साथ हैव का यूज करते थे हम लोग वहां पे डू होगा। राइट? अब हम लोग एक सेंटेंस देखते हैं इसका। हाँ, इस सेंटेंस को देखें, तुम्हें क्यों वहां अकेले जाना पड़ता है। राइट? तो क्यों IW हमारा ये पहले होगा, क्यों का इंग्लिश पता ही है, वाई। राइट? और सब्जेक्ट यू है, तो यू के साथ क्या लगता है, डू। तो वाई डू यू हैव हैड टू, why do you have had to go there अकेले, alone। तुम्हें क्यों वहां अकेले जाना पड़ता है, why do you have had to go there alone, why do you have had to go there alone। क्लियर है ये? अब हम लोग क्या होता है, ये एक ऐसा वे है कि जिससे आपकी स्पीकिंग, राइटिंग और अंडरस्टैंडिंग ये तीनों चीज एक साथ कंप्लीट हो जाएगी। राइट? गला सूख रहा, थोड़ा पानी पी लेते हैं। एकदम अटक गए थे अभी, आप लोगों ने देखा ही होगा। तुम्हें क्यों वहां अकेले जाना पड़ता है, why do you have had to go there alone। राइट? अगला सेंटेंस है, मनीषा को कहां ठहरना पड़ता है। What will be, इंट्रोगेटिव क्या है, कहां। कहां का इंग्लिश क्या होगा, वेयर। वेयर मनीषा है तो डज होगा, वेयर डज मनीषा हैव हैड टू स्टे। ठहरना का क्या होगा, स्टे। वेयर डज मनीषा हैव हैड टू स्टे। राइट? मनीषा को कहां ठहरना पड़ता है। तो हमारा ये सेकेंड वाला भी कंप्लीट हो गया है। और एक बार फिर से आप लोग उस फॉर्मेट को देख ले जिस फॉर्मेट में आपको अपनी कॉपी में लिखनी है। मैं स्क्रीन पे फिर लाता हूं उस फॉर्मेट को, और उस फॉर्मेट को अच्छी तरह से देख ले, वीडियो को पॉज करके उस फॉर्मेट को काफी अच्छी तरह से देख ले, उसका एक स्क्रीनशॉट ले ले। राइट? हो सके तो उसका एक प्रिंट आउट भी अपने पास में रखे, ताकि उस फॉर्मेट में आपको अपनी कॉपी में लिखने में आसानी हो। और जब उस फॉर्मेट में लिखेंगे तो एकदम एक ऑर्नामेंटल अलंकारी टाइप का लगेगा, वो काफी खूबसूरत लगेगा। राइट? स्ट्रक्चर, इसको स्ट्रक्चर कहा जाता है, जो हम लोग IW प्लस डू डज इस तरह से करके लिख रहे हैं। इस स्ट्रक्चर को हमेशा रेड इंक यानी लाल कलम से ही लिखेंगे, और एग्जांपल्स को ब्लैक या ब्लू किसी से भी आप लिख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। राइट? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेंटेंसेस आप खुद ही कंपोज करें। ये करना पड़ता है, आप लोग को कैसा कैसा सेंटेंस बोलने की जरूरत होती है, जब बोलना पड़ता है, ये आप खुद कंपोज करेंगे। अब हम लोग थर्ड स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं इसका, जो कि होगा यस नो इंट्रोगेटिव। हम लोग थर्ड देखते हैं, डू और डज से शुरू होगा ये, डू और डज, DOES डज। हो सकता है कि स्टार्टिंग में मेरी राइटिंग समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो, मैं इसको और साफ लिखता हूं, डू और डज। क्लियर है? प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या होगा, वही हैव हैड टू। हैव हैड टू, एकदम इसको टंग पे बिठा ले, हैव हैड टू, टंग पे बिठा ले, हैव हैड टू, हैव हैड टू, हैव हैड टू, हैव हैड टू। राइट? डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव हैड टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस इंट्रोगेटिव मार्क। अब इसका एक सेंटेंस देखते थे हम लोग। सेंटेंस क्या है, क्या किसानों को कर्ज लेना पड़ता है। किसानों ये प्लूरल है। राइट? तो क्या होगा, डू, क्या कहेंगे, डू फार्मर्स, फिर क्या होगा, हैव हैड टू। एक साथ लिखना, कुछ सोचना ही नहीं है, हैव हैड टू, डू फार्मर्स हैव हैड टू कर्ज लेना, टेक अ लोन, टेक अ लोन, LOAN लोन। डू फार्मर्स हैव हैड टू टेक अ लोन, क्या किसानों को कर्ज लेना पड़ता है। राइट? एक टिप्स देता हूं कि हम लोग जो बोलते हैं इंग्लिश, तो कैसे बोले इंग्लिश ताकि हम लोग को ऐसा लगे फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहे हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है, आप अपने वे को पहचाने कि आप किसी बात को कैसे बोलते हैं। तो जैसे आप हिंदी बोलते हैं किसी चीज को,
वैसे ही इंग्लिश बोले। जब हमें किसी बात को कहना होता है तो हमारा कहने वाला टोन होता है, और जब हमें किसी बात कोई सवाल पूछना होता है तो पूछने वाला टोन होता है। जैसे क्या तुम्हें वहां जाना पड़ता है, ऐसे बोलते क्या तुम्हें भी वहां जाना पड़ता है, डू यू ऑल्सो हैव टू गो देयर, ये अपने आप आ जाएगा। तो जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं बिल्कुल वैसे ही इंग्लिश बोलने की कोशिश करेंगे तो फ्लुएंसी आ जाएगी, फ्लुएंट आ जाएगी, मतलब नेचुरल लगेगा। और किसी की कॉपी करके बोलने की कभी कोशिश नहीं करें, डू यू ऑल्सो हैव टू गो देयर, नो, ऐसे एकदम नहीं, स्टाइल नहीं झाड़ना जरा सा भी। एकदम जैसे आप बोलते हैं, जैसा आपका नेचुरल वे है हिंदी बोलने का, वैसा ही आप लोग इंग्लिश बोलेंगे, राइट। मजा आएगा। आप लोग ये हैज हैड हैव हैड टू इसको माइंड में फिट कर ले, जिसका मतलब होता है ना पड़ता है, नी पड़ती है, ने पढ़ते हैं। तो क्या किसानों को कर्ज लेना पड़ता है, डू फार्मर्स हैव हैड टू टेक अ लोन। और ये हम लोग टेंस की आगे की दुनिया का पहला स्ट्रक्चर, पहला एलबीएस पढ़ रहे हैं। एक सेंटेंस और मैं देता हूं यहां पे। सेंटेंस है, क्या साक्षी को ट्यूशन पढ़ाना पड़ता है। साक्षी सिंगुलर है तो डज होगा, डज साक्षी हैव had to teach a tuition, question mark. Does साक्षी have had to teach a tuition, क्या साक्षी को ट्यूशन पढ़ाना पड़ता है। तो उम्मीद है ये थर्ड स्ट्रक्चर भी आपको समझ में आ गई होगी, राइट। मैं बार बार दोहराता हूं कि सेंटेंस को खुद से कंपोज करें, ओके। तो ये हो गया हमारा थर्ड, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव हैड टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब हम लोग लास्ट और फोर्थ देखते हैं। फोर्थ जो कि हमारा निगेटिव है, हम लोग उसको देख लेते हैं। फोर्थ, सब्जेक्ट प्लस डोंट और डजन। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसको पढ़ेंगे डोन, राइट। इसको क्या पढ़ेंगे, डजन, टी साइलेंट होता है, डोन और डजन पढ़ेंगे हम लोग। सब्जेक्ट प्लस डोन और डजन प्लस हैव हैड टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस फुल स्टॉप। इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है। अब इसका एक दो सेंटेंस प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। हमारा सेंटेंस है, अब मुझे गांव में नहीं रहना पड़ता है, राइट। अब क्या इंग्लिश होता है, नाउ। ये हम शुरू में भी लिख सकते हैं, लास्ट में भी लिख सकते हैं। तो शुरू में भी लिख देते हैं नाउ, कॉमा, मुझे गांव में नहीं, मुझे का इंग्लिश क्या होगा, आई के साथ क्या लगेगा, डू डज लगता है, तो डू लगता है आई के साथ, तो डोंट हो जाएगा। नाउ आई डोंट, इसको क्या पढ़ेंगे, डोन, टी साइलेंट हो जाता है। नाउ आई डोंट हैव हैड टू लिव इन द विलेज। Now I don't have had to live in the village, right? अब मुझे गांव में नहीं रहना पड़ता है, ओके। एक सेंटेंस और देखते हैं हम लोग। हमारा अगला सेंटेंस क्या है, कुणाल को अंग्रेजी नहीं सीखना पड़ता है। What will be, कुणाल के साथ डजन लगेगा, कुणाल डजन have had to learn इंग्लिश। कुणाल को ये नहीं सीखना पड़ता है क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है, उसको इंग्लिश आता ही है। इसलिए जो लोग इंग्लिश सीख रहे हैं वो बोल रहे हैं कुणाल के बारे में कि कुणाल को अंग्रेजी नहीं सीखना पड़ता है, कुणाल को अंग्रेजी नहीं सीखना पड़ता है। कुणाल डजंट हैव हैड टू लर्न इंग्लिश, कुणाल डजंट हैव हैड टू लर्न इंग्लिश, राइट। इसे अच्छी तरह से देख ले। अब हम लोग इस तरह से एलबीएस 1 के एक्टिव कंप्लीट कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे एलबीएस 1 का पैसिव। उसके लिए अलग पेज आप लोग रख ले, एक पेज में उम्मीद है आगे और पीछे दोनों मिला करके ये चारों अफर्मेटिव, 2 इंट्रोगेटिव और 1 नेगेटिव आपकी कॉपी में आ गई होगी। अब आप लोग सेकेंड पेज पे बिल्कुल उसी तरह से रेडी कर ले एलबीएस 1। उसके एलबीएस 1 क्या लिखेंगे, एलबीएस 101, एलबीएस 1 और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, पैसिव। ये सेकेंड पेज पे एलबीएस 1 पैसिव, राइट। तो हम लोग अब पढ़ते हैं एलबीएस 1 का पैसिव। हम लोग अब एलबीएस 1 का पैसिव देखते हैं, राइट। लिखेगा एलबीएस 1 और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, पैसिव।
LBS1 का पैसिव, इसका स्ट्रक्चर होता है हैज और हैव तो लिखेंगे ही, प्लस हैड भी लिखेंगे, प्लस टू प्लस बी प्लस वर्ब 3। LBS1 के पैसिव का स्ट्रक्चर होता है हैज और हैव, दोनों में से कोई एक लेंगे। कहाँ लेंगे? आप एक्टिव वाला में हम बता चुके हैं, हैज और हैव प्लस हैड प्लस टू प्लस बी प्लस वर्ब 3, यही इसका LBS1 का पैसिव का स्ट्रक्चर है। और इसका हिंदी स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका हिंदी स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है या जाना पड़ता है, ई जानी पड़ती है, और ए जाने पड़ते हैं। या जाना पड़ता है, ई जानी पड़ती है, ए जाने पड़ते हैं, राइट। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो पैसिव सेंटेंस है, हिंदी का पैसिव सेंटेंस होगा, उसका रूपरेखा यानी कि वो बिल्कुल एक्टिव की तरह लगेगा, लेकिन उसका मतलब पैसिव होगा। वो कैसे होगा? उस तरह का सेंटेंस लिख के आपको हम आगे बताने वाले हैं। तब तक आप यहाँ फोकस करें। LBS1 का पैसिव हैज और हैव, दोनों में से कोई एक, फिर हैड प्लस टू प्लस बी प्लस वर्ब 3, ये इसका मेन स्ट्रक्चर है LBS1 का पैसिव का। और उसका हिंदी पहचान ऐसा होगा सेंटेंस का। आपको मैं पहले बता चुका हूँ, क्रिया प्लस या जाना पड़ता है, ई जानी पड़ती है, ये जानी पड़ती है। इसको ज्यादातर लोग ऐसे ही जानते हैं कि जिस वाक्य के अंत में या जाना पड़ता है, ई जानी पड़ती है, ये जाने पड़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये होता है क्या? क्रिया प्लस। आप लोग अब ऐसे ही समझेंगे, क्रिया प्लस या जाना पड़ता है, ई जानी पड़ती है, ए जाने पड़ते हैं, राइट। एक सेंटेंस में यहां पर लिखता हूं, पत्र लिखे जाने पड़ते हैं। यहां पर सब्जेक्ट जो है वो पत्र है। एक्चुअली पैसिव में होता क्या है कि पैसिव में ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट का काम करता है। मेरी एक वीडियो भी है पैसिव की स्पेशल, जिसमें मैंने पैसिव को काफी अच्छे तरह, पैसिव वॉइस को काफी अच्छी तरह से बताया है। और मैं चाहूंगा कि वो पैसिव को अभी स्क्रीन पे आ रही होगी, उसका थंबनेल का पेज और उसका टाइटल नेम भी, आप उसको जरूर पढ़ ले पैसिव को, तो अच्छी तरह से पैसिव वॉइस आपको समझ में आ जाएगी, राइट। पैसिव वॉइस में मोटा मोटी मैं आपको बता दूं कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे आता है, सब्जेक्ट नहीं बन जाता है, क्योंकि सब्जेक्ट का काम कुछ और होता है और ऑब्जेक्ट का काम कुछ और होता है। इन शॉर्ट मैं बताते चलूं कि सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला, ऑब्जेक्ट जिस पर काम होता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे यहाँ पर पत्र जो है ये ऑब्जेक्ट है, क्यों? ये लिखे जाने का काम पत्र पे हो रहा है, इसलिए ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पर ये सब्जेक्ट बन गया, तो क्या हो जाएगा इसका? सबसे पहले हम लोग ये इसमें स्ट्रक्चर जो लिखते हैं हैज हैव, तो इसके पहले सब्जेक्ट हम लोग जोड़ते हैं। तो सब्जेक्ट तो चूंकि सब में होता है, मेन पार्ट जो है वो यही है, हैज हैव हैड टू बी वर्ब 3, राइट। उसके बाद फिर लास्ट में यहाँ पे हम लोग अदर वर्ड्स जोड़ देते हैं। स्ट्रक्चर में नीचे भी लिखवाऊंगा, ये समझने के लिए था। मेन पार्ट हमारा यही है, हैज हैव हैड टू बी वर्ब 3। तो पत्र लिखे जाने पड़ते हैं, व्हाट विल बी, क्या हो जाएगा इसका? अ लेटर हैज हैड टू बी रिटन, राइट। पत्र लिखे, लेटर हैज हैड टू बी रिटन। इसको हम थोड़ा सा और विस्तार करते हैं इसी सेंटेंस को, क्या लिखेंगे? पत्र, सॉरी लिख देंगे कि अंग्रेजी में पत्र लिखे जाने पड़ते हैं। A letter has had to be written in English. A letter has had to be written in English, right? तो पत्र लिखे जाने पड़ते हैं, अंग्रेजी में पत्र लिखे जाने पड़ते हैं। थोड़ा सा हमने ऐड किया इसमें अंग्रेजी में, बाकी सब सेम था, तो ये इन इंग्लिश हो गया, ये अदर वर्ड्स हो गया, राइट। यहाँ पर वर्ब के बाद, जनरली वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन पैसिव में तो ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है, इसलिए वर्ब के बाद जो कुछ भी होगा पैसिव सेंटेंस में वो अदर वर्ड्स होगा, यानी कि अन्य शब्द जिसको कहा जाता है। उम्मीद है ये समझ में आ गई होगी। अब इसका कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग, इस पर कुछ सेंटेंस हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे सिंपल लिखते हैं कि घूस
दिए जाने पड़ते हैं। घूस का ब्राइब होता है, ब्राइब हैज हैड टू बी गिवन। घूस दिए जाने पड़ते हैं, सिर्फ ब्राइब हैज हैड टू बी गिवन। इसको थोड़ा और मीनिंगफुल बनाते हैं इस सेंटेंस को हम लोग, तो क्या हो जाएगा, यहां पर हर काम के लिए घूस दिए जाने पड़ते हैं। यहां पर हर काम के लिए घूस दिए जाने पड़ते हैं। व्हाट विल बी, यहां पर का सिंपली हियर लिख देंगे, हियर फॉर एवरी वर्क bribe has had to be given। Here for every work bribe has had to be given। यहां पर हर काम के लिए घूस दिए जाने पड़ते हैं। राइट एक और सेंटेंस में लिखता हूं, शिवम के लिए चिकन पकाना पड़ता है। शिवम के लिए चिकन पकाना पड़ता है। अब यहां देखें, ये जो सेंटेंस है शिवम के लिए चिकन पकाना पड़ता है, यहां पर क्या है, पकाना पड़ता है। पकाया जाना पड़ता है भी हम बोल सकते थे कि शिवम के लिए चिकन पकाया जाना पड़ता है, लेकिन चिकन पकाया जाना पड़ता है को छोड़ करके हम लोग जनरली ऐसा ही बोलते हैं कि शिवम के लिए चिकन पकाना पड़ता है, यानी किसी और के लिए नहीं, सिर्फ शिवम के लिए चिकन पकाना पड़ता है। तो बोलते हैं शिवम के लिए चिकन पकाया जाना पड़ता है या शिवम के लिए चिकन पकाना पड़ता है। आपको शॉर्ट आउट करना है, इसमें से खोज निकालना है ये सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है। कैसे पता चलेगा, शिवम के लिए चिकन पकाया जाना पड़ता है या चिकन पकाना पड़ता है। तो पैसिव सेंटेंस का सबसे बड़ा पहचान ये होता है, हिंदी का कोई सेंटेंस ऐसा हो जिसमें कि सब्जेक्ट ही ना हो, तो आप तुरंत समझ जाए कि वो पैसिव है। जहां सब्जेक्ट होगा वो सेंटेंस हो जाएगा एक्टिव, लेकिन इसमें सब्जेक्ट है नहीं हमारा। सब्जेक्ट का मतलब होता है काम को करने वाला। यहां इस सेंटेंस में काम हो रहा है पकाने का। राइट, ये पकाने का काम कौन करेगा इसके बारे में कोई जिक्र ही नहीं है इस सेंटेंस में। जैसे होता है कि हम लोगों को शिवम के लिए चिकन पकाना पड़ता है, तो हम लोगों को पकाने वाला हम लोग हो जाते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, और जब सब्जेक्ट नहीं होगा तो वो पैसिव हो जाएगा। क्लियर है ये? तो क्या हो जाएगा, यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, चिकन। चिकन को हम लोग सब्जेक्ट बना लेंगे, क्या होगा, चिकन हैज हैड टू बी कुक्ड फॉर शिवम। चिकन हैज हैड टू बी कुक्ड फॉर शिवम। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को अच्छी तरह से अगर आप समझना चाहते हैं तो हमारा एक बेसिक वीडियो है हमारे चैनल का, उसे आप जरूर देखें। उसमें मैंने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को काफी अच्छा से डिफाइन किया है, आप उसे जरूर देखें। उस का थंबनेल स्क्रीन पे आ रही होगी, आप लोग उस थंबनेल के सहारे उसकी टाइटल को देखें और सर्च करें, आपको वो मिल जाएगी। वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन उस बेसिक वीडियो को, अगर आपकी इंग्लिश काफी कमजोर है और काफी ज्यादा आपको समझने की जरूरत है, तो मैं आपको प्रीफर करूंगा कि उस वीडियो को जरूर देखें आप। बेसिक इंग्लिश @0 to hero टाइटल का नाम है, जो थंबनेल में भी आपको दिख रहा होगा। आप जरूर इस वीडियो को देखें। ओके, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। LBS 1 का पैसिव का इतना सारे एग्जांपल के साथ जो मैंने आपको समझाया, उम्मीद है समझ में आ गई होगी। लेकिन मैं चाहूंगा कि जैसे एक्टिव में मैंने आपको 4 स्ट्रक्चर पढ़ाए थे, एक अफर्मेटिव का, दूसरा IW इंट्रोगेटिव, और तीसरा ESV इंट्रोगेटिव, और चौथा जो था वो था निगेटिव। तो आप इन चारों खुद से बनाएंगे। इसका डू डज इसमें भी लगेगा, बिल्कुल उसका कॉपी करते हुए आप लोग चारों उसी फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में, किस फॉर्मेट में आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, स्क्रीन पे आ रही है, उस फॉर्मेट का सहारा लेकर के बिल्कुल वैसे ही, यानी पहला स्ट्रक्चर जो होगा वो होगा अफर्मेटिव, दूसरा जो होगा IW इंट्रोगेटिव, तीसरा होगा ESV इंट्रोगेटिव, और चौथा होगा निगेटिव।
इस तरह से अपनी कॉपी में, यानी कि दूसरी पेज में, 3 पेज मैंने आपको बताया था कि कॉपी का 3 पेज लेना है। उन 3 पेजों में पहला पेज जो होगा वो एक्टिव का होगा, दूसरा पैसिव का, और तीसरा पेज जो होगा वो कॉस्टिव का होगा। तो इस तरह से आप लोग जरूर बनाएं, आपके लिए काफी यूजफुल होगा ये, और कॉन्फिडेंस भी काफी बढ़ेगी। ओके, हम लोग का पैसिव खत्म हो चुका है, अब हम लोग कॉस्टिव की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग LBS 1 का कॉस्टिव पढ़ेंगे। अभी जो LBS आप पढ़ रहे हैं, अभी LBS 1 पढ़ रहे हैं हम लोग, राइट। इस LBS 1 का एक्टिव, पैसिव और कॉस्टिव तीनों पढ़ेंगे। और मैंने आपके लिए एक खास चीज तैयार किया है। वो खास चीज क्या है? वो है प्रैक्टिस सेट, राइट। प्रैक्टिस सेट क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा हमारी प्रैक्टिस होगी किस चीज पे, उतना ज्यादा परफेक्ट हो जाएगा, हम परफेक्टनेस की ओर आगे बढ़ेंगे। तो प्रैक्टिस सेट तैयार किया है। इस प्रैक्टिस सेट को मैंने कुछ ऐसे तैयार किया है कि इसमें जितने भी सेंटेंसेज हैं, वो सेंटेंसेज का जो वोकैबुलरी है, वर्ड मीनिंग से बिल्कुल फ्रेश है। मतलब वो लिया गया है पॉलिटिक्स से भी, वो लिया गया है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के जो पेपर्स होते हैं उससे भी वर्ड मीनिंग्स को लिया गया है। वो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होने वाले जो वर्ड्स है उसको भी लिया गया है। तो इससे क्या होगा कि आपको वो प्रैक्टिस सेट है 50 सेंटेंसेज का, 50 सेंटेंस, जिसमें 25 सेंटेंस हिंदी के होंगे और 25 सेंटेंस इंग्लिश के होंगे। 25 सेंटेंस हिंदी के जिसे कि आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना होगा, और 25 सेंटेंसेज हिंदी के जिसको इंग्लिश के जिसको आपको हिंदी में कन्वर्ट करना होगा, राइट। तो इस तरह से क्या होगा कि आपको काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। वो आपको मिलेगा कहाँ? तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आपको लिंक मिलेगी जो हमारी वेबसाइट की ओर ले जाएगी आपको, और वहां वेबसाइट पे जाते ही आपको LBS 1 करके LBS 1, LBS 2, LBS 3, LBS 4 इस तरह से मिलेगी। लेकिन आप चूंकि LBS 1 पढ़ रहे हैं अभी, तो LBS 1 का उस प्रैक्टिस सेट को आप PDF में डाउनलोड कर ले, उसकी प्रिंट ले ले। चूंकि उस फॉर्मेट ऐसे ही, आपको देखिए उसकी फॉर्मेट कैसी है, आप एक नजर देख लीजिए, स्क्रीन पे आ रही होगी उसकी फॉर्मेट। बिल्कुल ऐसे ही फॉर्मेट में आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगी, और इसको क्या होगा, प्रिंट निकाल लेना होगा। लेकिन अगर हो सकता है कि प्रिंट निकालने में खर्च हो जाएगी, एक प्रिंट का कहीं भी आप निकलवाने जाते हैं तो 2 रुपया 3 रुपया एक प्रिंट कर लेता है, और ये 10 पेज का होगा, तो 10 पेज का मतलब मीन्स 20 रुपीज, 25 रुपीज आपको, या 30 रुपीज लग सकती है। तो अगर वो निकाल सकते हैं आप, सक्षम है निकालवाने में प्रिंट को, तो प्रिंट निकलवा लें, ताकि आपको और भी मजा आएगा करने में। और नहीं तो आप बिल्कुल इसको डाउनलोड कर करके हर सेंटेंस को अपनी कॉपी में लिख ले, और कॉपी में लिखने के बाद आप उसको इंग्लिश वाले को हिंदी में कन्वर्ट करें, हिंदी वाले को इंग्लिश में कन्वर्ट करें। ये काफी उपयोगी होगा और काफी यूजफुल होगा आपको। ये काम आप जरूर करें। और उसके साथ मैं फिर कहता हूं कि मेरी दी हुई सेंटेंसेस जितनी भी हैं वो भी बहुत यूजफुल होगा आपके लिए, काफी उपयोगी होगा। लेकिन अगर आप खुद सेंटेंस कंपोज कर पाते हैं LBS 1 का जो पैटर्न है उस पे, या आगे जो कुछ पढ़ेंगे उस पे, वो कहीं ज्यादा आपके लिए यूजफुल और आपको मजबूती प्रदान करेगी, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस कैसे आता है? जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाती है तो कोई भी चीज आपको काफी आसान लगता है। लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आने पे ही कोई चीज डिफिकल्ट लगता है। कॉन्फिडेंस आने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि आप अपने अंदर नॉलेज को पूरा ठूस ठूस के भर ले। नॉलेज काफी अच्छी रहेगी तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप आएगी। कॉन्फिडेंस आएगी, दुनिया का हर दरवाजा आपके लिए खुला हुआ मिलेगा, राइट। अब हम लोग कॉस्टिव पढ़ते हैं, राइट। और ये प्रैक्टिस सेट को आप जरूर देखेंगे, करेंगे। हम लोग कॉस्टिव पढ़ते हैं, LBS 1 का कॉस्टिव। आइए हम लोग देख लेते हैं अब LBS 1 का कॉस्टिव। LBS 1 और इसका हम लोग पढ़ेंगे क्या? कॉस्टिव, CAUSATIVE, कॉस्टिव। LBS 1 का कॉस्टिव, राइट। ये कॉस्टिव वर्ब होता है। इस पर भी मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है, कॉस्टिव वर्ब। उसका भी थंबनेल अभी स्क्रीन पे आ रही है। आप अगर इसमें समझ में नहीं आए तो उस कॉस्टिव वर्ब के वीडियो को भी आप जरूर देखें, क्लियर हो जाएगा कॉस्टिव वर्ब होता क्या है। LBS 1 कॉस्टिव, इसका स्ट्रक्चर होता है हैज और हैव प्लस हैड प्लस टू, उसके बाद फिर एक हैव आएगा, हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस अदर वर्ड्स। इसका ये स्ट्रक्चर होता है। यहां पर सबसे पहले सब्जेक्ट भूल गए थे, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस हैड प्लस टू प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब 3, राइट। यहां जो है आप देख रहे हैं, यहां से लेकर के यहां तक वर्ब 3 तक, ये ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेन पार्ट इस स्ट्रक्चर का यही है, हैज हैव प्लस हैड प्लस टू प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब 3,
राइट। यहां पर ऑब्जेक्ट जो है वो वर्ब से पहले आ रहा है, इस चीज को नोटिस करें, वर्ब से पहले ऑब्जेक्ट आ रहा है। क्लियर है ये? अब इसका सेंटेंस कैसा होता है? इसका सेंटेंस होता है हिंदी का क्रिया प्लस वाना पड़ता है, वाने पड़ते हैं और वानी पड़ती है। और क्या होता है? वाने होते हैं, वानी होती है, वाना होता है। एक्चुअली ये पढ़ता है को हम लोग होता भी है भी बोलते हैं, राइट। जैसे मुझे यह काम हर दिन करवाना पड़ता है, या फिर मुझे हर दिन ये काम करवाना होता है, ऐसा भी हम लोग बोलते हैं। तो पढ़ता है या होता है एक ही बात है। एक्टिव और पैसिव में भी ये चीज लागू होगा। एक्टिव में मैंने होता है लिखना भूल गया था, तो आप उसको भी होता है, करना होता है या करना पड़ता है, एक ही होता है। मुझे बिस्किट खरीदना होता है या बिस्किट खरीदना पड़ता है, मुझे चाय बनाना होता है या चाय बनाना पड़ता है, ऐसा हम लोग बोलते हैं। यहां पर हम लोग वाना, क्रिया प्लस वाना पड़ता है, वाने पड़ते हैं, वानी पड़ती है, वाने होते हैं, वानी होती है, वाना होता है, राइट। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप इन चीजों को बिना सोचे हुए यहां जो आप देख रहे हैं बिल्कुल इसी सिस्टम में, ऐसे ही इसी पैटर्न पे अपनी कॉपी में आप जरूर लिखें और लिखते जाए, पढ़ते जाए। मैं फिर से दोहराता हूं कि इसे सिर्फ एक यूट्यूब का वीडियो ना देखें, वीडियो ना समझे, आप इसे एक इंग्लिश क्लास की तरह लें, राइट। और ये आपकी अपनी मर्जी क्लास होगी, जब चाहे तब आप देखें उसे, राइट। जब चाहे छोड़ भी दे, क्लास से बाहर भी निकल जाए, ये एक बेनिफिट होता है वीडियो का। ये क्लियर है? अब हम लोग इस पे कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। इस सेंटेंस को देखें, रोहित को पैसे भिजवाने पड़ते हैं। रोहित को पैसे भिजवाने पड़ते हैं, सब्जेक्ट रोहित है। रोहित had to have money sent, राइट। सेंड का थर्ड फॉर्म सेंट होता है, तो वर्ब 3 हो गया। रोहित हमारा सब्जेक्ट, फिर हैज, हैड टू हैव, यहां से लेकर के यहां तक टू हैव तक हम लोग को कोई सोचना ही नहीं, वहां तक कर देना है। ऑब्जेक्ट क्या था यहाँ पे? भिजवाने पड़ते हैं। ये भिजवाने का काम किस चीज पे हो रहा था? पैसे पे हो रहा था। पैसा ऑब्जेक्ट हो गया, तो पैसे का इंग्लिश मनी होता है, हमने लिख दिया मनी। और उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट के बाद क्या था? वर्ब 3, ये हमारा वर्ब 3। तो क्लियर हो गया। रोहित हैज हैड टू हैव मनी सेंट। एक सेंटेंस और देख लेते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है, उन लोगों को किताबें छपवानी पड़ती है। सब्जेक्ट क्या है? दे हैव had to have books printed. They have had to have books printed. उन लोगों को किताबें छपवानी पड़ती है। क्लियर है? ये रोहित को पैसे भिजवाने पड़ते हैं, उन लोगों को किताबें छपवानी पड़ती है। तो ये वाना पड़ता है, वानी पड़ती है। जो क्रिया के साथ जब लोग वा लगाते हैं तो उसी को कॉस्टिव कहा जाता है। उम्मीद है ये समझ में आ गई होगी। इस तरह से LBS 1 का हमारा कॉस्टिव भी कंप्लीट हो चुका है। अब इस पे आप लोग खुद सेंटेंस कंपोज करें, और सेंटेंस अगर कंपोज करते हैं तो अच्छी बात है। और उसके साथ साथ ये भी बता दें कि अभी हमने स्ट्रक्चर 1 किया है। यहाँ आपने एक्टिव में देखा होगा कि 1 से लेकर के 4th स्ट्रक्चर तक था, यानी कि अफर्मेटिव, 2 इंट्रोगेटिव और 1 निगेटिव। तो ये बाकी चारों का आप लोग उसका सहारा लेके, एक्टिव का सहारा लेके खुद से कर ले। खुद से करने से क्या होगा? जब कोई काम खुद से करते हैं तो ज्यादा अच्छी तरह से समझ में हमें आती है। मैं चाहता हूं कि आप लोग किसी तरह से मुझ पे निर्भर ना हो जाए, मतलब किसी पे निर्भर ना हो जाए। आप लोग मतलब आत्मनिर्भर रहें, इंडिपेंडेंट रहें, किसी पे डिपेंडेंट ना हो जाए। तो प्रैक्टिस करें काफी अच्छी तरह से, आपको काफी लाभ मिलेगा इस चीज का। और मैंने जो बताया कि डिस्क्रिप्शन में जाकर के जो प्रैक्टिस सेट है उसको डाउनलोड करने का, अगर उसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट में, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके उसे जरूर बताएं। उसे हम लोग बहुत अच्छी तरह से देखते हैं, हमारी टीम उसे बहुत अच्छी तरह से देखती है। यानी कि जो कुछ भी प्रॉब्लम होगा उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगले वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू।